ना थके हैं अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। ना थके हैं अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। इसलिए अभी भी सफर जारी है। इसलिए अभी भी सफर जारी है। स्वागत है स्वागत है आप सभी का इस मेरे चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। इससे पहले के वीडियो में मैंने कोशिका की खोज, कोशिका की संरचना और कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं वो सारा चीज़ मैंने बता दिया है। उस सब वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के उस वीडियो को देख लेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और हम लोग बहुत ही कम समय में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर को कौन कंट्रोल करता है, तो आप कहोगे कि हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाला जो होता है वो होता है ब्रेन होता है। हमारे शरीर में ब्रेन जो होता है सबसे ज्यादा हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। बात सही है कि हमारे शरीर को ब्रेन कंट्रोल करता है, हमारा दिमाग कंट्रोल करता है और हमारा जो शरीर होता है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो उस कोशिका को भी कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई ऐसा पार्ट होगा जो कोशिका में होने वाली जो भी क्रियाएं होती है, जैसे उस कोशिका के अंदर बाहर से अन्य पदार्थों का आना, अंदर से बाहर जाना, है ना, वो सारी क्रियाओं का नियमन संचालन कोई ना कोई तो जरूर करता होगा। तो वो जो हिस्सा होता है वो होता है आपका केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। इस केंद्रक को हम लोग कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं। केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका का ब्रेन कहते हैं। अब ये केंद्रक का काम क्या होता है, इस केंद्रक का जो इम्पोर्टेंट काम होता है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। चलिए इसके बारे में पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो ये केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक दोहरी झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। केंद्रक क्या होता है? तो दोहरी झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। अब ये झिल्ली क्या होता है? तो देखिए, कोशिका को सुरक्षित रखने के लिए बाहर से जो एक अन्य आवरण दिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं झिल्ली। तो जो जीवित कोशिकाएं होती है उसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो बाहर से आवरण दिया जाता है उसको। और जो पादप कोशिका होती है उनको उसमें हम उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, जो कोशिकाओं के संपूर्ण क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। केंद्रक क्या करता है? तो यह दोहरी झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो कोशिका के संपूर्ण क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। तब कोशिका में कौन कौन से कार्य होते हैं? तो कोशिकाओं में बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का संश्लेषण हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ जो कोशिका में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उसको कोशिका के किस अंग में सुरक्षित रखना है, किस अंग में उसको स्टोर करना है, ये सारी क्रियाओं का नियमन करता है। ठीक है, और भी बहुत सारी क्रियाएं होती है कोशिकाओं में, उसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब आगे कह रहे हैं कि जंतु कोशिकाओं में देख सकते हो आप लोग कि जंतु कोशिकाओं में यह मध्य में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में परिधीय भाग में पाया जाता है। अब जंतु कोशिका, जैसे कि मान लो कि यह जंतु कोशिका है, ये क्या एक तरह का जंतु कोशिका है, तो एकदम इसके बीच में पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, तो ये जो होता है ना, इसका ये जो पूरा फिगर बना हुआ है ये केंद्रक का बना हुआ है, तो एकदम जंतु कोशिका के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, और जो पादप कोशिका होते हैं, कौन कोशिका बाबू? जो पादप कोशिका होते हैं, ठीक है, पादप कोशिका के परिधीय भाग में, यानी हम कह सकते हैं कि जो बाह्य भाग होता है ना, एक साइड में यहाँ पे पाया जाता है, ये पादप कोशिका का होता है। ठीक है, तो पादप कोशिका की बाह्य भाग में पाया जाता है, यानी परिधीय भाग में पाया जाता है, बाह्य भाग नहीं, परिधीय भाग में। ठीक है, अब कर केंद्रक में विशेष प्रकार का द्रव भरा होता है जिसे केंद्रक द्रव कहते हैं।
आप देख लो, केंद्रक जो होता है ना, आखिर मान लीजिए कि केंद्रक जो है एक तरह का कोशिका अंग है, और जो जितने भी कोशिका अंग होते हैं उनको एक लिक्विड चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। तो केंद्रक के अंदर क्या होता है? एक द्रव भरा होता है, ठीक है। उस द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव। क्या कहते हैं जी? केंद्रक द्रव कहते हैं। यहां आ गया केंद्रक द्रव, ठीक है। अब हम देखते हैं केंद्रक का भाग। क्या देखेंगे हम लोग? केंद्रक का भाग। आप इसको केंद्रक का प्रकार कह सकते हो या केंद्रक का भाग कह सकते हो। तो ऐसे समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक को हम दो भागों में बांट सकते हैं या इसका दो पार्ट हम कर सकते हैं। पहला होता है क्रोमेटिन जाल और दूसरा होता है केंद्रिका। क्या होता है? क्रोमेटिन जाल और दूसरा होता है केंद्रिका होता है। अब ये क्रोमेटिन जाल क्या होता है? तो क्रोमेटिन जाल तंतुमय होता है जो डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन से बना हुआ होता है। क्रोमेटिन जाल कैसे बना होता है? तो जो क्रोमेटिन जाल होता है ना, वो डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब यहाँ पे कह रहे कि तंतुमय जाल होता है, मतलब पतली पतली बाल से बारीक जो नसें होती है, उन नसों के द्वारा यह बना हुआ होता है, ठीक है। और इसमें पाया जाता है डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और उसी से मिलकर के ये हमारा क्रोमेटिन जाल बना हुआ होता है। क्रोमेटिन जाल किस में पाया जाता है? केंद्रक में। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आए कि क्रोमेटिन जाल कहाँ पाया जाता है, तो आप तुरंत टिक कर देंगे केंद्रक में पाया जाता है। क्रोमेटिन जाल किससे बना होता है? तो क्रोमेटिन जाल जो होता है ना, डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कारण कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल संकुचित होकर रिबन जैसी रचना बनाता है जिसे गुणसूत्र कहते हैं। अब जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन होने के समय क्या होता है? ये जो क्रोमेटिन जाल होता है रिबन जैसी संरचना बनाता है जिसे क्या कहा जाता है? गुणसूत्र। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं उसको क्रोमोजोम्स। क्या कहते हैं? क्रोमोजोम्स। और मैं आपको बता दूं कि जो क्रोमोजोम्स होता है ना, इस तरह से, जैसे ये हो गया, ठीक है, और ये क्रोमोजोम्स ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, आपको ये क्रोमोजोम्स की तरह होता है, ठीक है, और ये वाला पार्ट होता है। और इस क्रोमोजोम के ये जो ऊपर छोटे छोटे आप देखते होंगे बिंदु दिख रहे हैं, इस क्रोमोजोम के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। किस पर पाए जाते हैं? क्रोमोजोम के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। वो भूत पिचास वाला जीन नहीं, ये जो पाया जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं जीन। अब ये जीन क्या करता है? तो जो माता पिता के पैतृक लक्षण होते हैं, पैतृक लक्षण का मतलब कि जो पिता में, जैसे मान लीजिए कि अगर उसको ज्यादा छोटे छोटे बातों पर चिढ़ने की आदत हो गई हो या छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता हो, तो उसके संतान में भी ये जरूर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर पिता बहुत ईमानदार हो तो उसका कोई ना कोई संतान या संतति जरूर ईमानदार बनेगा, ठीक है। अगर माँ किसी को गाली देती हो तो उसकी बेटी जरूर गाली देगी। ये लक्षण होता है, ठीक है, वो पिता और माता से ही मिलता है, ठीक है। तो जो जीन होता है ना, जीन, वो जीन क्या करता है? पैतृक लक्षणों को, यानी माता पिता के जो लक्षण होते हैं उन पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं उसके बाद केंद्रिका देख लेते हैं। केंद्रिका क्या होता है? तो केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है ना, केंद्रक के अंदर एक और भाग होता है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। इसके चारों तरफ लिक्विड होता है, ठीक है। इस उसके बाद से हम लोग देखेंगे आगे केंद्रक का प्रमुख कार्य, ठीक है। तो केंद्रक का कार्य क्या क्या होता है? तो सबसे पहला कार्य होता है कि कोशिका विभाजन में सहायक होता है। केंद्रक किस में सहायक होता है? तो केंद्रक कोशिका विभाजन में सहायक होता है। जैसे कि कोशिका, जैसे मान लीजिए कि एक तरह की कोशिका है और इसको हम ऐसे करते हैं तो ये कोशिका विभाजन हो गया, तो इसके विभाजन में कौन सहायता करता है? केंद्रक। मान लो कि एक तरह की कोशिका है तो उसके विभाजन में कौन सहायता करता है जी? हमारा ये केंद्रक करता है। अगला काम क्या होता है? तो ये देखिए, अगला काम है कि यह कोशिकाओं के क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। कोशिकाओं में जितनी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो छोटी से छोटी क्रिया क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी क्रिया क्यों ना हो, उन सारे क्रियाओं पर नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है? तो केंद्रक करता है।
यह गुण सूत्रों पर पाए जाने वाले जीनों के मध्य से पैतृक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का कार्य करता है। और सबसे बड़ा जो कार्य करता है, वो जो गुण सूत्र है होते हैं ना, उन गुण सूत्रों पर जो जीन पाए जाते हैं, उन जीनों में जो पैतृक लक्षण होता है, उस पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में सक्षम कौन होता है, या पहुंचाने में मदद कौन करता है? तो ये हमारा होता है केंद्रक, यही करता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्या है, ये केंद्रक का छोटा मोटा फिगर है, ठीक है, छोटा सा फिगर है। यहाँ पर इसको अंतर्द्रव्ययी जालिका बोलते हैं। और यहाँ पे जो छोटा छोटा दिख रहा है ना ऐसे बिंदु की तरह, इसको हम लोग बोलते हैं खुरदरी जालिका बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि मेरी बातें आपको सब समझ में आई होगी। इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद वाला हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा अभी कि केंद्रक जो होता है ना, केंद्रक का कार्य और केंद्रक का प्रकार, वो सारा चीज हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद से जो आता है, आप लोग नंबरिंग डाल लीजिएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कोशिका के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन सा अंग होता है। आप लोग नंबरिंग डाल लीजिएगा। हम ऐसे इसको 2 नंबर और नीचे वाले को ऐसे 3 नंबर हम मान लिए, ठीक है। अब कहता है इसके बाद कि अंतर्द्रव्ययी जालिका। ये अंतर्द्रव्ययी जालिका क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे। तो कोशिका द्रव्य में झिल्लियों से ढका हुआ नलिकाओं का एक समूह होता है। ये क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है ना, एक कोशिका द्रव्य क्या होता है, एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है जो कोशिका के अंदर चारों तरफ फैला हुआ होता है। तो उसी कोशिका द्रव्य में पतले पतले नलिकाओं का जगह जगह समूह पाया जाता है, जगह जगह ग्रुप पाया जाता है, ठीक है, जिसका एक सिरा प्लाज्मा झिल्ली से तथा दूसरा सिरा केंद्रक झिल्ली से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि आगे अंतर्द्रव्ययी जालिका क्या होता है। तो आप समझे कि जो अंतर्द्रव्ययी जालिका होता है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला पतले पतले नलिकाओं का समूह होता है, जिसका जो जो 2 सिरा होता है। तो एक सिरा केंद्रक से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा सिरा हमारा किससे जुड़ा होता है, कोशिका झिल्ली से जुड़ा हुआ रहता है। आइए आगे देखते हैं अंतर्द्रव्ययी जालिका के प्रकार। इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देखो इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है चिकनी अंतर्द्रव्ययी जालिका, दूसरा होता है खुरदरी अंतर्द्रव्ययी जालिका। देखो बाबू, ये हिंदी है, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ऐसे बोलने में बड़ा हेजिटेशन होता है। इंग्लिश बहुत आसान होता है, इंग्लिश में आप आसानी से फट से बोल लोगे, लेकिन जो कभी कभी आपको हिंदी ऐसा वर्ड मिल जाता है कि आप जल्दी उसको बोल नहीं पाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि चिकनी अंतर्द्रव्ययी जालिका का कार्य हम लोग समझते हैं, इसका क्या कार्य होता है। तो देखिए इसके कार्य हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखो, वसा अथवा लिपिड अणुओं के संश्लेषण में सहायक होता है। सबसे पहला काम क्या होता है चिकनी अंतर्द्रव्ययी जालिका का, तो ये जो वसा होता है, फैट होता है, या आप लिपिड एक तरह का कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है, उनके अणुओं के संश्लेषण में, संश्लेषण का मतलब होता है एक आपस में मिला लेना, है ना, आपस में जोड़ लेना, उसमें सहायक होता है कौन, चिकनी अंतर्द्रव्ययी जालिका, ठीक है। दूसरा होता है कशेरुक जंतुओं के यकृत कोशिकाओं में विष तथा प्रतिजैविक दवाओं में होता है। जो कशेरुक जंतु होते हैं, कशेरुक जंतु आप समझते हैं, कशेरुक जंतु का मतलब वो जंतु होता है जिसको जो मेरुदंड जिसमें पाए जाते हैं, आप लोग मेरुदंड एक लंबा यहाँ से लेकर के देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे तक होता है, एकदम पतली हड्डी का, और ऐसे चैन, ये चैन की तरह बना हुआ होता है हड्डियां, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कशेरुक जंतु, ठीक है। तो उन जंतुओं में यकृत जो होती है ना, यकृत यानी जो लीवर होता है, उसमें विष और उसे प्रतिजैविक दवाओं में होता है। मतलब कि कहने का ये हुआ कि जो उनके लीवर में विष होते हैं, विष उनको वो प्रतिजैविक के रूप में कार्य करता है, यानी किसी अन्य सूक्ष्म जीवों का
जब उसमें प्रहार होता है तो इस विष का प्रयोग करके वो उसको मार देता है। ठीक है, ये कह रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है खुरदरी अंतर्द्रव्ययी जालिका। ठीक है, इसका कार्य हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो हो गया हमारा चिकनी अंतर्द्रव्ययी जालिका हो गया, और ये हमारा हो गया खुरदरी अंतर्द्रव्ययी जालिका हो गया। अब इसका कार्य हम समझते हैं, तो चलिए इधर से हम देख लेते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है, तो देखो, जो खुरदरी अंतर्द्रव्ययी जालिका होता है ना, इस पर राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम, जो क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन जो होता है ना उसको मिलाने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाएं उसके सतही क्षेत्रफल को घटाने तथा बढ़ाने का कार्य करता है। कोशिका का जो सतह वाला क्षेत्रफल, जैसे मान लो कि ये हम ऐसे, ये वाला, इसको मार्कर को ले लेते हैं, इसके नीचे वाला जो है ना, इसका हम सतही क्षेत्रफल, या मेरा हथेली है, ये वाला हो गया हमारा सतही क्षेत्रफल। तो इसको मान लो कि ये कुछ देर के लिए कोशिका है, तो इसके सतह को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। कौन? खुरदरी अंतर्द्रव्ययी जालिका। ठीक है, कोशिका परिवहन में भाग लेता है, यानी कोशिकाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कौन सबसे बड़ी भूमिका निभाता है? तो ये होता है हमारा खुरदरी अंतर्द्रव्ययी जालिका। अब चलिए एक और जो हमारा पार्ट है वो है कोशिका अंग हमारा, हम देख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रसधानी। वैक्यूल्स इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में रसधानियां बोलते हैं। जो रसधानिया होता है यह क्या होता है, चलिए समझते हैं। कारण यह झिल्लियों से ढका हुआ एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें कोशिका उत्सर्जी, कोशिकाओं का आप लिख लीजिएगा, कोशिकाओं का उत्सर्जी पदार्थ भरा होता है। यानी जो कोशिकाएं होती है ना, तो कोशिकाओं में भोजन का जो भी प्रोटीन वगैरह जो भी होता है उसका पाचन होता है ना। तो पाचन होने के बाद से कुछ उत्सर्जी पदार्थ बच जाते हैं, उन उत्सर्जी पदार्थों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे इकट्ठा होता है कोशिकाओं में? तो वो होता है रसधानी। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिकाओं का डस्टबिन किसे कहते हैं? कोशिकाओं में कौन ऐसा अंग है जिसको हम लोग डस्टबिन कहते हैं? डस्टबिन का मतलब जिसमें कूड़ा कचरा इकट्ठा किया जाता हो, तो कूड़ेदान हम कह सकते हैं हिंदी में, तो उसे हम लोग बोलते हैं रसधानिया। क्या कहते हैं? रसधानिया। कोशिकाओं का कूड़ेदान किसे कहते हैं? रसधानिया को कहते हैं। वैक्यूल्स इंग्लिश में बोलते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो लोग इसको वैक्यूल्स समझेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे आता है कि एक कोशिकीय जंतुओं में रसधानी जल संतुलन, उत्सर्जन तथा भोजन के अंतर्ग्रहण में सहायक होता है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनका शरीर एक ही कोशिकाओं से बना हुआ होता है, और उन्हीं एक ही कोशिकाओं की वजह से उनके शरीर में जो भी क्रियाएं संपन्न होती है एक कोशिका की वजह से, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ऐसे जीवों में जल संतुलन में, है ना, यानी जल को बैलेंस करने में, उत्सर्जन यानी शरीर से जो बेकार पदार्थ होते हैं उस बेकार पदार्थ को उत्सर्जन में तथा भोजन के अंतर्ग्रहण में कौन सहायक होता है? तो ये सहायक होता है आपका रसधानी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने बस आज के वीडियो में इतना ही जाना। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग केंद्रक के बारे में समझे, अंतर्द्रव्ययी जालिका के बारे में समझे और रसधानिया के बारे में समझे। ठीक है, इसके बाद वाले क्लास में हम लोग इससे आगे और जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखिए बाबू, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना वीडियो को देखिए और कंप्लीट देखिए। आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, नहीं सब्सक्राइब करते हैं, पता ना आप क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और कम से कम 2-4 लोगों में इसको शेयर करें। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनमें ये शेयर करें। आप देखो कि वीडियो के साइड में जो लाल बटन है, अगर वो लाल बटन लाल रह जाए तो ये सबसे बड़ा पाप है। तो उस लाल बटन को लाल नहीं रहने देना है, उस लाल बटन को व्हाइट कर देना है। ठीक है, और किसी अन्य लोगों से भी उस लाल बटन को व्हाइट करवाना है।
ठीक है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।